हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप और आपका परिवार कुशलतापूर्वक होगा और जो भी आप काम करते हैं, जॉब करते हैं या व्यापार करते हैं, वो आपका बढ़िया चल रहा होगा। तो इसी आशा के साथ और इसी मतलब उसके साथ आज हम एक जो कंपनी है और उसके रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज मोस्टली मैं दो कंपनियों का रिजल्ट डिस्कस करूंगा। और वो आपको दोनों अलग अलग वीडियो में मिलेंगी। तो दोनों वीडियो जो है यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे। तो मेरा उद्देश्य रहता है कि आपका जो एक्टिव इन्वेस्टर बने आप, और आपको किसी कंपनी को पढ़ने का, उसको समझने का, उसको बिजनेस ट्रैक करने का जो सेंस है वो डेवलप हो जाए। और जब आपका सेंस डेवलप हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए और कन्विक्शन आ जाए, तब आप अपना काम करिए। फिर आप स्टॉक को अपने डीमेट अकाउंट में खरीद सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। और मैं अपने चैनल पे या अपने वीडियो में किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, और ना ही कोई टिप्स देता हूँ ट्रेड के लिए। पहले तो ट्रेड तो मैं खुद ही नहीं करता हूँ, मैं भी एक्टिव इन्वेस्टर हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि जो मेरे फॉलोअर्स हैं या जो मुझे सुनते हैं, तो वो भी एक्टिव इन्वेस्टर बने और एक मोटा पैसा बनाए। लेकिन जब तक आपका खुद का कन्विक्शन ना आ जाए, तब तक आप किसी भी स्टॉक को बाय और सेल ना करें, ना मेरे कहने से, किसी अन्य के कहने से। क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है और बहुत सारे सेक्रीफाइस करते हैं, तब जाके आप सेविंग करते हैं। फिर वही पैसा अगर आप स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, इक्विटी में लगाते हैं, तो अगर लॉस हो जाता है तो फिर वो आपके परिवार को और आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार का कोई कदम ना उठाएं। पहले सीखें चीजों को और फिर उसके बाद करें। दूसरी एक चीज और बताएं कि मैं आपको बता दूं कि देखिए, लोग मार्केट में या टीवी चैनल पे या बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भी हैं और जो कि आपको मोटिवेट करते हैं, कहते हैं ये वाला स्टॉक खरीदिए, वो वाला। तो ये किसी के कहने से ना करें। दूसरी बात आती है कि हमें भी कंपनियों को ट्रैक करते रहना चाहिए। जो चार्ट होता है, कुछ लोग चार्ट देखते हैं, तो चार्ट से हमें बिजनेस का सेंस नहीं बनता। क्योंकि देखिए, ऐसा बिजनेस चार्ट से नहीं पता चलता, वो तो प्राइस को बताता है। क्योंकि वो प्राइस पहले चलता है, वो चार्ट बाद में बनता है। और कभी भी कोई चार्ट इतिहास में क्या उन्होंने हाई बनाया और बाद में पैसा नहीं बनाता है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं, जैसे बजाज फाइनेंस की बात कर लें, एचडीएफसी की बात कर लें, एशियन पेंट्स की बात कर लें। ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जिन्होंने पहले बहुत पैसा बनाया, लेकिन अब वो पैसा बना के नहीं दे रहे, उनमें पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कम हो गया। तो चार्ट के हिसाब से आप अगर करते हैं तो ये सही नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है। दूसरा, कुछ लोग बैलेंस शीट भी देखते हैं और बैलेंस शीट में फंडामेंटल की बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, बैलेंस शीट अगर किसी कंपनी की खराब है और उसका मैनेजमेंट का गाइडेंस सही है और भविष्य में जैसे कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, तो वो स्टॉक चलने लगता है। वो बैलेंस शीट फिर साइड में हो जाती है। दूसरी चीज़ है, और बैलेंस शीट जो होती है हमारी 31 मार्च तक ही रहती है, और उसमें अगर हेल्थी है तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चीज़ घट गई वो तो घट गई, लेकिन मार्केट हमेशा आगे की देखता है। मतलब आगे फॉरवर्ड लुकिंग मार्केट होता है, जो आगे जो मैनेजमेंट गाइडेंस देता है, उसी के आधार पे जो स्टॉक है, मार्केट है, वो रिएक्ट करता है और उसी हिसाब से काम करता है। मान के चलो आपका बैलेंस शीट बहुत बढ़िया है, लेकिन और फिर वो बाद में आपका मैनेजमेंट का गाइडेंस सही नहीं है, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ सही नहीं है, तो फिर वो स्टॉक पैसा बना के नहीं देता है। तो यही चीज है। दूसरी, हमें देखना क्या चाहिए किसी स्टॉक में, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भी बात करेंगे। तो हमें सबसे पहले पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ देखना चाहिए। मेरे बहुत सारे वीडियो पेस ऑफ सेल्स पे हैं, आप देख सकते हो उसमें क्या क्या है। दूसरा है, फिर दूसरा हम देखना चाहिए मार्जिन। और मार्जिन में मोस्टली जो आता है आपका ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज में पैट ग्रोथ बहुत महत्वपूर्ण होती है। और किसी कंपनी की अगर पैट ग्रोथ ज़्यादा है, सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा है, मतलब पैट ग्रोथ जब सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा होता है, तो उस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है और वो कंपनी फिर बहुत बड़ा पैसा बना के देती है। तीसरा है टर्न अराउंड बिजनेस। कुछ बिजनेस लॉसेस वाले ऐसे होते हैं जो कंपनी पहले से लॉस में होती है और फिर जो है फिर बाद में प्रॉफिट में आती है। तो इस प्रकार का जो बिजनेस कहलाता है वो टर्न अराउंड बिजनेस कहलाता है। और ये सब इनकम स्टेटमेंट के आधार पर चलता है। अगला इसमें है रिटर्न ऑन इक्विटी। जो आरओआई का डायरेक्शन होता है, अगर वो पॉजिटिव है तो वो बिजनेस बढ़िया माना जाता है। अगर नेगेटिव डायरेक्शन है आरओआई का, तो आरओई का, रिटर्न ऑन इक्विटी का, तो वो बिजनेस सही नहीं है, तो पैसा बना के नहीं देता। तो अगला है जो पांचवा है, वो है कैपेक्स। अगर कोई कंपनी फ्यूचर में कहीं कैपेक्स कर रही है, नया प्लांट उठा लिए, तो इस प्रकार की कंपनियां जो है, अगर उनका जो कैपेक्स है विद इन टाइम या विद इन फाइनेंशियल ईयर अगर कंप्लीट होता है, तो उससे उनका प्रोडक्शन आने की संभावना रहती है और उससे पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़ने की संभावना रहती है, जिससे कि उनका बिजनेस बढ़ने लगता है। और
जो सबसे महत्वपूर्ण और छठा जो पॉइंट है वो है मैनेजमेंट गाइडेंस। पूरी चीज़ें जो है मैनेजमेंट के हिसाब से चलती है, क्योंकि हम लोग, आपने देखा होगा कि हम लोग तो भाई बाहर बैठे हुए हैं, सभी लोग जितने इन्वेस्टर हैं सब बाहर बैठे, और जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो बिजनेस कर रहा है, तो उसके जो कमेंट्री होगी, जो उसका प्लान होगा, तो उसी के आधार, मतलब उसी को मान करके स्टॉक जो है रिएक्ट करेगा और भविष्य में उसी प्रकार से चलेगा। दूसरी चीज़ है, मैंने बताया कि बैलेंस शीट को हमें कुछ चीज़ें समझनी चाहिए, लेकिन बैलेंस शीट का स्टॉक की चलने से कोई मतलब नहीं होता है। और इस पे बैलेंस शीट पे और डेट है और बहुत सारी चीज़ें, इस पे मेरे आने वाले समय में आपको वीडियो मिल जाएंगी, और मैं इस पे प्रयास करूंगा कि आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश करूँ। तो आज हम जो एक कंपनी का रिजल्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, KRBL लिमिटेड। जो KRBL लिमिटेड एक कंपनी है, और जो पिछले कुछ समय से, मतलब उसका जो सेल्स ग्रोथ था, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ वो डाउन था और बढ़िया से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही। तो इसका जो अभी अगस्त में इसका रिजल्ट आया, तो मैंने इसको पढ़ रहा था, तो मैंने देखा इसका जो रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है। और तो आप भी ट्रैक करें इसको। तो इसके बारे में बात करते हैं। इसका जो मार्केट कैप है कंपनी का 10,568 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। और इसका जो बिजनेस मॉडल है, मैं आपको बता दूं, आप टीवी वगैरह आप देखते हैं तो इंडिया गेट बासमती का नाम सुना होगा, जिसका अमिताभ बच्चन साहब ऐड करते हैं और शाहरुख खान साहब। तो ये बासमती चावल जो होता है उसकी सप्लायर है, मतलब उसकी मैन्युफैक्चर तो फार्मर करता है, वहां से परचेज करते हैं, उसके बाद इसको पैकेजिंग वगैरह का रिफाइन, मतलब उसको मतलब सही करके फिर पैकेजिंग करके, और इसका जो बिजनेस है मैंने आपको बताया डोमेस्टिक भी है और इंटरनेशनल भी है। तो इंटरनेशनल बहुत सारी कंट्रीज में इसका जो चावल है इंडिया गेट बासमती सप्लाई होता है, और डोमेस्टिक मार्केट में भी इसका बिकता है, और नॉन बासमती राइस भी पे भी ये काम करते हैं। तो मोस्टली इनका जो बिजनेस है वो इंडिया गेट जो बासमती है वही है मेन। तो अब बात करें इनका जो प्लांट है, प्लांट कहाँ का है इस कंपनी के, तो देखिए JB नगर जो मतलब गौतम बुद्ध नगर है उसमें इसका प्लांट है, और अलीपुर दिल्ली में एक प्लांट है इसका, और सोनीपत हरियाणा में इसका एक प्लांट है, और धुरी पंजाब में इसका प्लांट है, और अंजार गुजरात में एक प्लांट है। तो इसके ये तो प्लांट है, और जहाँ पे इनकी जो चावल है पैकेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग होती है, फार्मर से सीधे चावल लिया जाता है, तो या जैसे भी वो प्रोडक्शन करवाते हैं फार्मर से। तो ये तो कंपनी का बैकग्राउंड हो गया, उसका बिजनेस मॉडल क्या है। दूसरी बात आती है कि इसका जो Q1 FY26 के रिजल्ट आ चुके हैं, और इसका जो अगला रिजल्ट आएगा वो तो अभी क्या सितंबर चल रहा है, सितंबर और अक्टूबर में रिजल्ट आएंगे, तो इसको दोबारा से देखेंगे। अगर मुझे मौका मिले तो मैं भी इसका रिजल्ट आपको जरूर अपडेट करके डालूंगा। तो हम इसकी बात करें, इसका रेवेन्यू बात करें, इसका जो रेवेन्यू है जो बड़ा है, इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू। हम एक चीज बता दो, रेवेन्यू और पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ एक ही होता है। इसमें क्या होता है, जो भी माल बिकता है अगर हम उसको उसके प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ रहे हैं? कि जो अगर सेल्स है, सेल्स को अगर प्राइस से मल्टीप्लाई करें, टोटल सेल्स और मतलब जो उसका जो प्राइस है उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको रेवेन्यू प्राप्त हो जाता है। तो इसी को पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कहते हैं, राइट। तो इसका जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है, मतलब जो रेवेन्यू है वो 32% ईयर ऑन ईयर की दर से बढ़ रहा है, जो कि रिजल्ट में FY26 से Q1 के रिजल्ट में। अगर हम इसके जो Q4 FY25 का था उसमें अगर इसकी ग्रोथ देखें तो इसकी जो ग्रोथ थी ईयर ऑन ईयर 9% थी। तो कहने का मतलब है इस कंपनी ने अपना जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़ाया, पहले 9% थी Q4 में, और आप जिसकी बढ़ के आ गई 32%। तो इसका मतलब ये कंपनी मतलब सही डायरेक्शन में काम कर रही है। बाकी आगे चीजें अगर बात करें, इनका जो एक्सपोर्ट से जो रेवेन्यू आता है इनका वो भी ग्रो हुआ है। तो अगर हम बात करें इनका एक्सपोर्ट जो इंटरनेशनल जो मार्केट में जो माल बेचते हैं उसका 98% इनका रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बढ़ा। और पिछले जो Q4 में इनका जो Q4 FY25 में जो इनका रेवेन्यू था इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट से, वो 44% ईयर ऑन ईयर था। तो 44 से अब 98 बढ़ गया है, तो इसका मतलब ये कंपनी बढ़िया कर रही है, मतलब ये इसका है। दूसरा डोमेस्टिक रेवेन्यू की बात करें, जो इनका ग्रो किया वो 15% से ग्रो किया ईयर ऑन ईयर। और पिछले साल अगर वो पिछले क्वार्टर की बात करें Q4 FY25 में, तो इसका जो रेवेन्यू था डोमेस्टिक वो ईयर ऑन 2% बढ़ा है। तो 2% से लेकर 15% तक आया है। कुल मिला के इनका जो Q1 FY26 का रिजल्ट है पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ वो बढ़िया है, पॉजिटिव है, बढ़िया। अब बात करते हैं इनका जो इविटा है, इविटा की बात करें तो ईयर ऑन ईयर इनका इविटा जो है 62% इसमें वृद्धि हुई है। अगर हम बात करें क्वार्टर
जो FI Q4 FI 25 में, सही। तो उसमें इनका जो मतलब ईयर ऑन ईयर बात करें तो 62% वृद्धि हुई, और जो Q4 था इनका FI 25 का, तो उसमें ये इसमें उस क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू कम है, मतलब जो EBITDA है वो -4% है क्वार्टर एंड क्वार्टर। तो ईयर ऑन ईयर पॉजिटिव है, मतलब टोटल ईयर की बात करें तो 62% है, और क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर से, और मतलब Q4 और FI 25 और Q1 FI 26 में, तो ये मतलब 4% माइनस में है। दूसरी बात करें इनका जो पैट ग्रोथ की बात करें, पैट ग्रोथ की बात करें तो आप देखेंगे इनका जो पैट ग्रोथ है वो 74% ईयर ऑन ईयर है। अब मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ आप देखेंगे इस कंपनी का, तो अभी बात करते हैं, और इनका Q1 FI 20 अगर 5 की बात करें तो इनका जो पैट मार्जिन, वो पैट ग्रोथ है वो -2% था, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो क्वार्टर में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन इनको जो अगर हम ईयर पूरे ईयर का देखें ईयर ऑन ईयर, तो इनका जो पैट ग्रोथ है वो 74% की दर से बढ़ा है। तो मैं एक चीज और बता दूं, इनका जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है वो 32% है, और पैट ग्रोथ इनका कितना है 74% है। तो हाँ, मैं एक चीज बता दूं, इनका जो पैट ग्रोथ है वो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ से ज्यादा है। कहने का मतलब कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, इनके मार्जिन बढ़े हैं, राइट। तो इस प्रकार का अगर किसी भी कंपनी का अगर पैट ग्रोथ मोर देन सेल्स ग्रोथ अगर होता है, मतलब सेल्स ग्रोथ से पैट ग्रोथ ज्यादा होता है, तो वो बहुत ही बढ़िया माना जाता है, उस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, और इस प्रकार का स्टॉक ग्रोथ बहुत पैसा बना के देता है। तो ये तो बात हुई। अब बात करें हम इनकी इन्वेंट्री की, तो इन्वेंट्री तो आप समझते हैं ना, इन्वेंट्री का मतलब इनका जो माल इनका स्टोर में रहता है उसी को हम इन्वेंट्री कहते हैं। तो चाहे कच्चा माल हो चाहे तैयार माल हो, तो उसी की बात करते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की बात करें तो Q1 FI 25 में इनके पास 425 मीट्रिक टन का स्टॉक था, और Q1 FI 26 में 392 मीट्रिक टन। इसका मतलब ये है कि पिछले जो Q1 था इनका पिछले साल 25 में, तो इनके पास ज्यादा स्टॉक था। अब जब इनका पेस ऑफ सेल्स ग्रुप बढ़ा है तो इनकी इन्वेंट्री कम हो गई। कहने का मतलब अब 392 मीट्रिक टन है, इसका मतलब माल बिक रहा है इनका। तो इन्वेंट्री में और इसमें धीरे धीरे लगातार इन्वेंट्री बढ़ नहीं रही, कम हो रही। लेकिन अगर सिमिलर चीजें होती तो इन्वेंट्री से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं फिर भी बता दे आपको। अब बात करें इनके जो वर्किंग कैपिटल डेज होते हैं, वर्किंग कैपिटल डेज जो कैपिटल होती है, जो वर्किंग डे होते हैं, उसमें मतलब जो ऑपरेशन होता है एप्लीकेशन, और मतलब जो उसमें पैसे का लेन देन होता है, तो उसके डेज को काउंट किया जाता है। तो उसमें अगर आप पढ़ेंगे, मैं आगे इस पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ समझा देता हूँ। एक होता है पीविल डेज। पीविल डेज का मतलब होता है कि यदि जैसे ये फार्मर से माल खरीदते हैं, भाई बासमती खुद तो उगाते नहीं है, तो फार्मर से खरीदते हैं, बड़े बड़े फार्मर से, तो उनका उनसे जो माल लेते हैं तो उनको पेमेंट भी करना होता है, तो इसी को पेबिल कहते हैं, पेबिल। बात समझ रहे? जो हम किसानों से माल लेती है कंपनी और उसको पेमेंट करते हैं तो उसको पेबिल कहते हैं, और कितने दिनों में पेमेंट करना होता है उसे पेबिल डे कहते हैं। तो अगर हम बात करें Q1 FI 25 में, Q1 के FI 25 में, तो इनका जो 6 दिन में इनको फार्मर्स को या जो सप्लायर उनको पेमेंट करना होता है। तो खैर ये ज्यादा फास्ट था, लेकिन ये बढ़कर के क्या हो गया 16 डेज हो गया। कहने मतलब ये कंपनी वैल्यूएबल हो गई, और अपने फार्मर इस पर विश्वास भी करते हैं, और इसलिए जो Q1 FI 26 का है, तो ये बढ़कर क्या 16%, मतलब 16 डे हो गया, मतलब अब इनको 10 दिन ज्यादा मिल रहा है पेमेंट करने के लिए किसानों, तो इससे ये बढ़िया है। दूसरी बात करें रिसीवेबल डेज। रिसीवेबल डेज क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। रिसीवेबल वो डेज होते हैं जब कोई कंपनी किसी सप्लायर को माल बेचती है खुद का, जैसे ये इंडिया गेट बासमती है, तो ये किसी को माल बेचते होंगे, जैसे मान चलिए इनके बहुत सारे स्टोर्स हैं जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, चाहे इंडिया में हो चाहे दूसरी कंट्रीज में, तो इनके डिस्ट्रीब्यूटर से उनको माल देते हैं, और उनसे जो पैसा मिलता है उसे कहते हैं रिसीवेबल। तो जब कंपनी का विस्तार होता है तो रिसीवेबल ऊपर नीचे हो सकता है उसके डेज। तो इसकी अगर हम बात करें इनका Q1 FI 25 में, तो इनका जो रिसीवेबल डेज था वो 26 दिन था, 26 दिन में इनको पैसा मिल जाता था अपने माल का। और दूसरी बात करें आगे जो कह रहा Q1 FI 26 में, तो ये आप बढ़ के 30 डेज हो गया, 34 डेज हो गया। तो कहने का मतलब इनका जो करंट एसेट है उसमें इनका जो बढ़ रहा है, कहने का मतलब डेज ज्यादा हो गया, ज्यादा दिनों में पैसा मिलता है। तो हालांकि इसमें कुछ ज्यादा इतने बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब भी आपका बिजनेस बढ़ेगा और जब आप माल देंगे, तो अगर ग्रोथ ज्यादा माल बेचता है तो कभी कभी कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं, अगर ज्यादा जगह माल बेचेंगे तो मान लो चलो अगर कम डिस्ट्रीब्यूटर तो पैसा जल्दी आ जाएगा, और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है आपको तो आपको कलेक्शन में भी टाइम लग सकता है। तो ये 34 डेज हो गया। अगर इनकी वर्किंग कैपिटल की बात करें
तो जो वर्किंग कैपिटल है, जो मतलब जो पैसे का जो सर्कुलेशन है उसकी बात करें तो Q1 FY25 में तो 300 दिन था। 300 दिन में इनका जो पूरा मतलब बिजनेस है उसका मतलब सर्कुलेशन हुआ करता था 300 दिन में, मतलब पूरा एक साइकिल चलता था। अब अगर इसकी बात करें बिजनेस साइकिल की, इनकी जो वर्किंग कैपिटल है Q1 FY26 में अब जी 187 डेज हो गया है। तो ये अच्छा है क्योंकि अब मतलब जो पैसे का लेन देन है वो इनका बहुत ज्यादा क्लियर है। इसमें मैं एक चीज बता दूं, जो आजकल ऑनलाइन पेमेंट का भी है तो उसकी वजह से इसे वर्किंग डे जो है, इनका जो वर्किंग कैपिटल डेज है वो कम हो गया है, मतलब 300 से 179 हुई थी, वो काफी बढ़िया है। इससे बिजनेस को और उनके मतलब एक मूवमेंट मिलेगा और एक्सपेंशन होगा। और दूसरी चीज है वर्किंग कैपिटल, तो इनको और ज्यादा समय मिलेगा, पैसा जब इनके हाथ में आएगा तो और ज्यादा कैपेक्स कर सकते हैं और अपनी कंपनी का विस्तार कर सकते हैं। अब बात करें इनके वैल्यूएशन की, वैल्यूएशन मतलब वैल्यूएशन किसका नहीं, इन्वेंट्री में कितना माल इनके पास पड़ा हुआ है। तो पिछली बार अभी हमने देखा था इनके पास कितना माल है, मतलब क्वांटिटेटिव। अब यहाँ बात करते हैं रेवेन्यू में। तो 30 जून 2024 में इनके पास जो टोटल इन्वेंट्री थी वो थी 3,688 करोड़ रुपए की। और तो मतलब इन्वेंट्री ज्यादा मतलब पैसे की थी। और अगर देखें 30 जून 2025 में तो इनकी जो इन्वेंट्री है 2,953 करोड़ रुपए की है। इसका मतलब है कि पिछले साल इनका माल कम बिका था और इस बार माल ज्यादा बिका, तो इन्वेंट्री कम मूल्य की रहेगी। बात समझ रहे? तो ये अच्छा संकेत है कि इन्वेंट्री इनकी कम है, मतलब माल आ रहा है वैसे ही बिक रहा है। तो ये तो बात होगी इनके रिजल्ट्स की। अब बात करते हैं कि जो लास्ट में रहता है, अब अगर हम इनका ROE की बात, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, तो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो इनका अब रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने लगा है। तो इनका 9.42 है। तो पिछले कुछ समय में इनका ROI नेगेटिव जा रहा था, मतलब पीछे की तरफ। मैं आपको बता दूं, अगर रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आगे का जो डायरेक्शन होता है किसी भी बिजनेस में, मेरा एक रिटर्न ऑन इक्विटी पे एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हो, जिससे आपको रिटर्न ऑन इक्विटी का कंसेप्ट समझ में आएगा। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का अगर डायरेक्शन पॉजिटिव है, मतलब आगे की तरफ, जैसे मान के चलो ये Q1 FY26 का रिजल्ट है, तो इनका अगर रिटर्न ऑन इक्विटी 9.42 है। अगर Q2 अक्टूबर में इसका रिजल्ट आता है, अगर क्वार्टर अगर ये 9.42 से बढ़ के अगर 10 हो जाता है तो ये बढ़िया माना जाएगा। अगर ये घट जाता है, मतलब 9 हो जाता है, 9 से कम हो जाता है, तो ये खराब माना जाएगा। बात समझ रहे? तो ROI का डायरेक्शन जो है, रिटर्न ऑन इक्विटी डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो वो बढ़िया बिजनेस होता है और इस प्रकार की कंपनी बहुत ज्यादा पैसा बना के देती है। तो मैनेजमेंट गाइडेंस की बात करें तो मैंने आपको बताया मैनेजमेंट का गाइडेंस का सीधा सीधा मतलब फॉरवर्ड लुकिंग होता है। जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, मतलब मैनेजमेंट जो भी इन्फॉर्मेशन देता है वो क्या होता है, फॉरवर्ड लुकिंग इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन देगी तो वो आगे का जो फ्यूचर प्लान है, जैसे हमारे यहाँ आपको पता होगा, एक कॉमन सेंस में बता दूं आपको, जब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट पेश करती है किसमें, फरवरी में, तो भाई बजट जो होता है वो उसमें 3 ईयर्स होते हैं। एक तो जो ईयर चल रहा है जिसका खत्म होने वाला है, पिछला ईयर फाइनेंशियल निकल चुका है उसका, उसके कंपेयर, और आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट बनाए, तो 3 साल होते हैं। बात समझ रहे हैं? तो जो जिस प्रकार से बजट होता है, तो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री होती है, जो मैनेजमेंट गाइडेंस होता है वो फॉरवर्ड लुकिंग होता है। जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उससे आगे का, उस स्टॉक की चाल, उस कंपनी का जो बिजनेस है वो आगे डिसाइड करता है। और उसी के साथ इस प्रकार से इन्वेस्टर उसके साथ आते हैं। मैं एक चीज बता दूं, जिस कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ सबसे ज्यादा होता है, मैं आगे बताऊंगा थोड़ा, तो थोड़ा वेट कर लीजिए, आगे इसकी बात कर लेते हैं। अब दूसरी बात करें, इनका मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है, जो FY25 और 26 में जो प्रोडक्शन है वो एस्टिमेटेड कम से कम ये चाह रहे हैं कि 542 मीट्रिक टन, मिलियन मीट्रिक टन, मतलब ये उसका इतना प्रोडक्शन करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, मतलब 542 मिलियन मीट्रिक टन का, मतलब FY25 और 26 में, मतलब जो चल रहा है। दूसरा इनका जो गाइडेंस है, जो ग्लोबल कंजम्पशन है अनुमानित, मतलब चलो 541 मिलियन मीट्रिक टन का है, मतलब जो इनका मतलब अनुमान है कि आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 541 मिलियन मीट्रिक टन जो हो सकता है। अब कंजम्पशन की बात करें तो देखिए पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है, और कंजम्पशन भाई देखिए जब किसी देश में लोगों की सॉरी, तो कंजम्पशन, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कंजम्पशन जो बढ़ रहा है वो भी बढ़ सकता है। तो वो जो है मतलब कहने का मतलब है 450 मिलियन मीट्रिक टन हो सकता है, तो ये इनकी संभावना है। तो ये आप देखेंगे तो इन्होंने एक एस्टिमेटेड लगाया, गेस्टिमेटेड है कितने मीट्रिक टन हो सकता है। बात करें दूसरी, अगला इनका जो मैनेजमेंट गाइडेंस है, तो इनका जो कहने का मतलब है
कि हम जो है कि जो कंजम्पशन है और जो मतलब डिमांड है मार्केट में उसको कैचिंग करने की बात कर रहे हैं कि मतलब मैक्सिमम हम उसको कैच करेंगे, मतलब मैक्सिमम हम कस्टमर तक पहुंचेंगे विद द क्वालिटी, मतलब और क्वांटिटी भी अपनी बेचने की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। कहने का मतलब है जो कंजम्पशन की डिमांड है मतलब बासमती चावल की जो इंडिया गेट की या टोटल, तो उसको कैच करने की बात करें, मतलब उस पर अपना मैक्सिमम उस पर वहां तक पहुंच बनाएंगे और मैक्सिमम क्वांटिटी बेचेंगे, मतलब पीस ऑफ सेल्स पूरी और बढ़ाएंगे। अब बात आती है अगले आगे जो क्या कहना चाहते हैं वो। अब आपने देखा होगा ये जो फर्दर जो मार्केटिंग है मतलब फर्दर मतलब भविष्य में ये लीडरशिप मतलब एक लीडरशिप में आना चाहते हैं। लीडरशिप का मतलब है एक मतलब जो इनके पीआर ग्रुप्स हैं इस प्रकार की एफएमसीजी कंपनी है जो जो मतलब चावल का मतलब बिजनेस करती हैं, उसमें ये ग्लोबल लेवल पर जो राइस ट्रेड होता है उसमें एक लीडरशिप स्थापित करना चाहते हैं। इनका ये प्लान है कि हम फर्दर भविष्य में मतलब इस कंपनी मतलब इस बिजनेस में हम एक लीडर अपने आप को लीडर बनाना चाहते हैं, जो ग्लोबल स्तर पे जितना भी ट्रेड हो रहा है मतलब उसमें सबसे बड़ी कंपनी बनना चाहते हैं। तो ये इनका लास्ट ईयर की बात करें तो इंडिया में जो चावल का प्रोडक्शन था पता नहीं क्या कोई प्रॉब्लम थी पिछले साल, लास्ट ईयर जो चाइना था वो टॉप में था, चाइना पिछले साल टॉप में था। तो इस बार इनका टारगेट है कि हम भी मार्केट में मतलब ग्लोबल लेवल पर हमारा लीड करेंगे, मतलब पूरी दुनिया में ये जो ग्लोबल जो राइस ट्रेड है उसमें नंबर 1 बनने की कोशिश की है। ये इनका वादा है मैनेजमेंट जो कॉन्कॉल में इन्होंने कहा है। अब बात करें इन्होंने देखे आप ड्यूरिंग द जो 2 मंथ है फाइनेंशियल ईयर FY26 से 2 महीने निकल चुके, तो बासमती चावल की अगर बात करें तो इनका जो एक्सपोर्ट है 27% तो ये एक्सपोर्ट कर चुके हैं ईयर ऑन ईयर। और नॉन बासमती राइस की बात करें तो 20% उसका भी ये एक्सपोर्ट कर चुके हैं। तो कहने का मतलब अभी फाइनेंशियल ईयर FY26 के 2 महीने हुआ और उसमें इन्हें 27 और 20%, कहने का मतलब इतना ज्यादा इन्होंने एक्सपोर्ट कर चुके हैं। तो इसका मतलब बढ़िया आने वाले समय में इनका और भी बढ़िया बिजनेस हो सकता है, मतलब पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ इनकी और 32 से ज्यादा आ सकती है Q2 में, तो हमें देखना पड़ेगा। दूसरा ये कैपेक्स भी कर रहे हैं। कैपेक्स का एक तो इन्होंने सब्सिडरी बना रहे हैं सऊदी अरबिया में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसका अनुमति इनको मिल गया है। आप देखेंगे तो इनका पेपर डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे कौन कौन, तो उसमें ये दे रखा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इनको क्या मिल गया, अनुमति मिल गया और सऊदी अरबिया में एक अपनी सब्सिडरी खोले हैं। तो सब्सिडरी का मतलब है वहाँ की पार्टनरशिप रखनी पड़ती है उस कंट्रीज के हिसाब से, टर्म ऑफ कंडीशन के हिसाब से, तो ये कैपेक्स भी कर रहे हैं। अब दूसरी बात है जो आने वाले भविष्य में जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़ाने के लिए, तो ये बहुत ज्यादा अपने आप में कॉन्फिडेंटेड है और कहने का मतलब है मतलब उन्हें कॉन्फिडेंस है कि हम आने वाले समय में अपनी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ को बढ़ाएंगे। दूसरा इन्होंने कहा कि हम उसको मेंटेन भी रखेंगे, ऐसा नहीं है कि एक क्वार्टर में बढ़ेगी दूसरे में कम होगी, नहीं, ये इनका वादा है कि रिमेनिंग जो हमारी जो कंपनी है वो जो मतलब कॉन्फिडेंट है और मतलब कॉन्फिडेंस के साथ उस पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ को क्या मेंटेन करेगी एक्सपोर्ट और मतलब जो मतलब घरेलू बाजार में और विदेशी बाजार में। और एक चीज और करना चाह रहा है, जैसे जो इंडिया गेट बासमती राइस है उसमें देखिए प्रीमियम तो है ही है, तो इन्होंने एक और प्रीमियमाइजेशन किया है, मतलब एक प्रीमियम ब्रांड भी बनाने की बात कर रहा है विद द क्वालिटी, मतलब उसकी क्वालिटी थोड़ा और सुपर होगी जिससे कि जो कहने का मतलब जो एक हायर लेवल का कंज्यूमर होता है उसको इनको जैसे कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे ये इनका चावल की जो क्वालिटी अगर बढ़िया होगी तो वहाँ उसको और अधिक एक प्रीमियम ब्रांड लॉन्च करने वाले हैं। तो ये प्रोडक्ट मिक्स चेंज होता है, अगर ये पॉजिटिव होता है तो इस प्रकार की चीज अगर बढ़िया क्वालिटी तो ये बढ़िया होगा, मुझे लगता है पॉजिटिव होगा जहाँ तक है मुझे जब मानता है। क्योंकि जब कोई बढ़िया जो प्रोडक्ट जो चेंज होता है प्रोडक्ट मिक्स होता है तो वो ज्यादा बढ़िया माना जाता है और बिजनेस फर्दर ये मान लो ऐसी चीजें खाने की चीजें तो बढ़िया हो तो इसका पॉजिटिव इनको बेनिफिट मिल सकता है। दूसरी बात करते हैं इनका जो लॉन्ग टर्म जो अगर बात करें लॉन्ग टर्म जो उनको वैल्यू ग्रोथ है, देखिए कोई कंपनी अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखती है तो ये नहीं है एक क्वार्टर में देख ले, तो जो वैल्यू ग्रोथ है इनकी उसको और जो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सुधार की जो जर्नी है वो कैसे बना, इनका क्लियर व्यू है लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब फोकस एंड विथ क्लियर व्यू ऑफ लॉन्ग टर्म वैल्यू ग्रोथ ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी, मतलब इनका सीधा क्लियर व्यू है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए इनका जो वैल्यू ग्रोथ है उसको मेंटेन रखेंगे। अब बात करते हैं कि भाई P2P बिजनेस की बात करें, P2P बिजनेस का मतलब पीयर का मतलब ऐसी और भी कंपनियां होंगी जो इंडिया मतलब जैसे चावल इंडिया गेट बासमती है इस प्रकार का ये निर्यात करते हैं और मतलब डोमेस्टिक मार्केट में भी रहते हैं, तो और भी बहुत सारी कंपनियां। तो इनके पीयर ग्रुप की बात करें तो अपने पीयर ग्रुप में ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट मतलब पीस ऑफ सेल्स ग्रोथ से क्या कर रही है ग्रोथ कर रही है 32%। और दूसरे नंबर पर जो इसकी जो कंपनी इसके बाद जो नंबर आता है वो है L&T फूड का जो पीस ऑफ सेल्स ग्रोथ है वो 19% है।
तो पीयर ग्रुप में अगर देखें तो ये सबसे ऊपर है। दूसरी बात करें KRBL, सबसे इसका KRBL का जो ग्रोथ है 32% है, और LT फूड का जो 90% है। एक कंपनी और है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, इसका 18.41 है। तो ये इतना कर रही है। बाकी अगर कावेरी सीड की बात करें तो 6.88% इनका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है। बाकी जितनी भी कंपनियां हैं जो चावल में, सबका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ निगेटिव है, सब ऋणात्मक है। तो ये 4 ही कंपनियां हैं जो टॉप में आती हैं। तो सबसे टॉप में KRBL है, दूसरे नंबर पे LNT फूड है, तीसरे नंबर पे गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट है, और चौथे नंबर पे 6.8 के पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ के साथ कावेरी सीड है। तो बात ये आती है कि देखिए, एक बात बताएं, मैं आपको बता दूं, कोई भी सेक्टर अगर उसमें जो भी कंपनी बढ़िया बिजनेस कर रही है, उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ज्यादा है, तो जितने भी जो इन्वेस्टर होते हैं, एक्टिव इन्वेस्टर होते हैं, तो वो हमेशा अपना पैसा जो जिसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ निगेटिव होता है या लो होता है, उसमें से पैसा निकाल के हमेशा पैसा कहाँ डालते हैं, जिस कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ज्यादा होता है, मैनेजमेंट गाइडेंस बढ़िया होता है, उसमें पैसा लगाते हैं, तभी वो स्टॉक बहुत तेजी के साथ भागता है। अब मान के चलिए, अगर आप कोई व्यक्ति, आप या बताओ, यहाँ पेस ऑफ सेल्स में सबसे ज्यादा KRBL है, तो किसमें पैसा लगाना पसंद करोगे आप? भाई आप तो KRBL में लगाओगे, ना कि कावेरी सीड में या और किसी कंपनी में जिसका नेगेटिव है। चार्ट किसी का पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन बिजनेस इसी से होगा। अगर आप चार्ट देखते हैं तो चार्ट देखना, अगर आपकी हैबिट है ट्रेड करते हैं तो वो आप जाने, लेकिन मेरा कहने का मतलब है, जब आप किसी स्टॉक में पैसा डालने वाले, पोजीशन बनाने वाले, तो कम से कम उसका जो कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट है वो पढ़ लें। जैसे कॉन कॉल हो गया, PPT। मैं आपको बता दूं, मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको ये कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट मिलेगा। देखिए, आप सीधे कंपनी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, NSE BSE की साइट पे देख सकते हैं, और दूसरा आप देख सकते हैं, क्या बोलते हैं, जो स्क्रीनर है उसमें डालिए, स्क्रीन में डालेंगे तो आपको वहाँ कंपनी का नाम डालेंगे तो कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट खुल जाता है। तो पहले आप कंपनी का नाम डालिए, कंपनी जब खोलेंगे तो इसमें राइट हैंड को डॉक्यूमेंट आता है, उस डॉक्यूमेंट को आप खोल लीजिए, उसमें आपको PPT मिलेगा, कौन कॉल की ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी, तो उसे पढ़ लीजिए। हमें किसी भी कंपनी का 2 प्रकार का डेटा मिलता है, एक तो क्वांटिटेटिव डाटा होता है, दूसरा क्वालिटेटिव डाटा होता है। क्वांटिटेटिव PPT जो होता है इनका, वो उसमें क्वांटिटेटिव डाटा होता है, उसमें ग्राफ है, डायग्राम है, संख्याओं के माध्यम से समझाया, तो बहुत ईजी होता है। दूसरा जो हमें क्वांटिटेटिव डेटा मिलता है, मतलब क्वालिटेटिव, वो आपको जो कॉन कॉल होती है और उसमें जो ट्रांसक्रिप्ट होती है, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। दूसरी बात आती है, आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, और जिससे दोनों चीजें इंग्लिश में होती है। अगर आपको इंग्लिश की नॉलेज है, आप पढ़ लेते हैं तो बढ़िया, बेटर हो। अगर मान चलो बाय द वे आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, धीरे धीरे आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जितनी भी कंपनियां अगर स्टॉक मार्केट में हैं, तो हिंदी के साथ साथ आपको अंग्रेजी समझ में आनी चाहिए। बोलने आनी चाहिए, नहीं आनी वो अलग बात है, लेकिन कम से कम उसका अर्थ निकाल ले या मीनिंग समझ में आनी चाहिए, जिससे कि आप उसका डिसीजन सही से लिखो और मैनेजमेंट क्या कह रहा है वो चीजें आपको समझ में आ जाए। दूसरी बात करते हैं, अगर मान चलो भाई देवी समझ में है, तो आजकल ट्रांसलेशन के लिए बहुत सारी चीजें आ गई है। गूगल ट्रांसलेटर में जाके आप उस चीज को कॉपी, जो चीज समझ में आ रही है उसे आप ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं, तो ऐसा कोई मुसीबत नहीं है। लेकिन बस मैं ये कहूंगा, फिर भी मैं कह रहा हूँ, कंपनी को ट्रैक करिए, उसका बिजनेस देखिए, तब जाके अपना पैसा लगाइए। मेरे कहने से, किसी अन्य के कहने से कोई पैसा आप स्टॉक मार्केट में ना लगाए, क्योंकि पैसा आपका बहुत महत्वपूर्ण होता है, वैल्यूबल होता है। तो मेरा फिर वही डिस्क्लेमर है, मेरे कहने से कोई पैसा ना लगाए, जब आपका कन्विक्शन आए तो पैसा लगाए। मैं चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आपको कंपनी समझ में आ जाए। तो इसी के साथ बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।